IBN 7 हौसला है। नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका स्वागत है और आज हम आपको दिखाएंगे नमो की दिल्ली सेना। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली चुनावों में पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के लिए दिल्ली अब प्रतिष्ठा का प्रश्न बनती जा रही है। किरण बेदी को सीएम उम्मीदवार बनाने के बाद अब चुनाव अभियान की पूरी कमान वित्त मंत्री अरुण जेटली के हाथ में सौंप दी गई है। और यही नहीं, पार्टी के 90 सांसदों के अलावा आधा दर्जन मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं को भी इलाकावार जिम्मेदारी बांटी गई है। पार्टी इस बार दिल्ली में हर हाल में सरकार बनाना चाहती है। दिल्ली फतह करने में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। किरण बेदी को पार्टी का सीएम उम्मीदवार घोषित करने के बाद अब नेताओं की पूरी फौज दिल्ली के दंगल में कूद गई है। इसकी कमान सरकार में नंबर 2 वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपी गई है। अरुण जेटली दिल्ली दफ्तर में बैठकर चुनाव का समूचा मैनेजमेंट संभालेंगे। इसमें प्रचार से लेकर जनसभाओं तक की तैयारी शामिल है। इसके अलावा पूरी दिल्ली को पार्टी के दिग्गज नेताओं और मंत्रियों के बीच बांट दिया गया है। मसलन लघु उद्योग मंत्री कलराज मिश्रा, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, खाद्य और रसायन मंत्री अनंत कुमार, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण और राजीव प्रताप रूडी जैसे चेहरे अलग अलग इलाकों की जिम्मेदारियां संभालेंगे। अब पूरी दिल्ली इलेक्शन मोड में आ गई है और सब समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। जानकारों की माने तो पार्टी दिल्ली में अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। जब देश भर में मोदी का डंका बज रहा हो तो नाक के नीचे ही किसी दूसरी पार्टी की सरकार इज्जत पर बट्टा लगा सकती है। यही सोचकर पार्टी ने दिल्ली में किरण बेदी को अपना सीएम उम्मीदवार भी बनाया है। लेकिन अब विरोधी पार्टियां बीजेपी की इस रणनीति पर भी सवाल उठा रही हैं। पहले उन्होंने बड़े धूमधाम से प्रधानमंत्री को उतारा। आपने देखा कि रामलीला मैदान में उनकी जो रैली थी वो फ्लॉप हुई। फिर वो जाके किरण बेदी जी को ले आए, वो भी फ्लॉप होती नजर आ रही हैं। तो अब उन्होंने अपने सारे दिग्गज मंत्रियों को अपने मंत्रालय का काम छोड़कर दिल्ली के चुनाव में लगा दिया है। बीजेपी के स्टार प्रचारक भी दिल्ली के दंगल में उतर गए हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में 4 रैलियां करेंगे। इसके अलावा सुषमा स्वराज, स्मृति ईरानी, अभिनेता से सांसद बने परेश रावल, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और सतपाल महाराज जैसे चेहरे शामिल हैं। दिल्ली चुनाव में अब बमुश्किल 10 दिन बचे हैं, इसलिए बीजेपी ने पूरा दम लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और यही है हमारा आज का मुद्दा और हम सवाल भी यही उठा रहे हैं कि क्या बीजेपी के लिए दिल्ली अब नाक का सवाल बनती जा रही है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मैं एक बार परिचय आपका करा देती हूं, लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बता दें, हमारे साथ हैं अंजलि राय कांग्रेस की तरफ से, संबित पात्रा हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी की तरफ से, विनोद अग्निहोत्री जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ हमारे साथ हैं अशोक अग्रवाल जी। संबित, मैं सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। इतना बड़ा देश, आपका विजय रथ कहां कहां से चलता हुआ अब आकर दिल्ली पहुंचा है। दिल्ली भी आपने लोकसभा चुनावों में भी दिल्ली फतेह आप एक बार कर चुके हैं। कहीं पर भी सेंटर मिनिस्टर्स को नहीं उतारा गया, लेकिन दिल्ली अब क्या नाक का सवाल बन गया है कि इतनी बड़ी फौज उतारनी पड़ी है आपको? देखिए, इससे 2 चीजें हम दर्शाते हैं। पहला विषय है कि हमारा परिवार इतना बड़ा है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन और संगठन इतना बड़ा है, एक गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हमारे पास है और हम कलेक्टिव लीडरशिप में भरोसा रखते हैं, सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं। ये संगठन के हित के विषय हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है कि अगर संगठन के सभी लोग मिलकर लड़ रहे हैं तो इसे एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाए। मुझे लगता है पहले कहीं किसी राज्य में दिखा नहीं ना, इतनी बड़ी फौज आपने पहले किसी राज्य में नहीं उतारी थी, इसीलिए अब ये सवाल आपसे बन रहा है। हर राज्य में आपने देखा होगा सैकड़ों रैलियां की गई थी और हर रैली को संबोधित करने के लिए मंत्री भी गए हैं और तमाम तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लोग गए हैं। इसलिए यह कहना कि केवल दिल्ली में ही ऐसा हो रहा है ये उचित नहीं है। ये हर राज्य में हर जगह ऐसा होते आ रहा है। दिल्ली में भी वैसा ही होगा जैसे तमाम जगहों पर हमने चुनाव लड़ा है। दूसरा ये दिखाता है कि हाँ, आपने सही कहा कि हम इससे पहले असेंबली इलेक्शन भी जीते थे, हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, लोकसभा इलेक्शन में भी हम 7 सीट लेके जीत के आए थे। उसके बावजूद भी हम पूरी प्रिपेयर्डनेस के साथ जमीन पे उतरना चाहते हैं। इसे कहते हैं अलर्टनेस इन अ पार्टी। किसी भी राजनीतिक पार्टी में अहंकार नहीं होना चाहिए, एरोगेंस नहीं सीप इन कर लेना चाहिए मात्र इसलिए क्योंकि वो 2 बार से जीत रही है। उसे हमेशा के लिए प्रिपेयर्ड होना चाहिए और जमीन पे काम करना चाहिए।
इसी को हम मंत्र मानते हुए आज जमीन पे तमाम लोग हमारे उतरे हुए हैं और काम कर रहे हैं। संबित, बहुत छोटी सी दिल्ली है, सवाल इसलिए भी बन रहा है क्योंकि छोटी सी दिल्ली है। बाकी राज्यों में ठीक है, आप अपने सीनियर नेताओं को वहां पर लेकर गए, उन्होंने रैलियां की, सब ठीक ठाक है। दिल्ली तो बहुत छोटी सी है। छोटे छोटे से इलाकों में आपने अपने तमाम दिग्गजों को उतार दिया है। जहां पर आपके पन्ना प्रधान भी काम कर रहे हैं, वहां पर आपके कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं। बूथ लेवल तक जाकर अमित शाह ऑलरेडी सबको बता चुके हैं कि किस तरीके से काम करना है। और ऐसा भी नहीं है कि दिल्ली में पिछले विधानसभा चुनावों में बीजेपी को बहुत खराब मैंडेट मिला था, लोग पसंद भी कर रहे हैं। नहीं, छोटा सा शहर है, छोटी सी दिल्ली है, इसलिए हम बड़े काम ना करें ये तो उचित नहीं है। छोटी सी दिल्ली में हम बड़े बड़े काम करेंगे। और मैं थोड़ा मजाकिया अंदाज में कह दूं तो कल बराक ओबामा साहब ने कहा है ना, सनोरीटा, बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे काम तो होते रहते हैं। तो मैं उसे उल्टा करके कहूंगा, बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे शहरों में भी बड़े बड़े काम करने का जो मादा है वो भारतीय जनता पार्टी पास है। यहां भी आप बराक ओबामा को एनकैश करना भूले नहीं है। नहीं, एनकैश करने की बात नहीं है, मैंने उसे अपने तरीके से प्रस्तुत किया। ठीक है। अंजलि जी, एक पार्टी है जो कि अपने तमाम दिग्गजों को उतार रही है और एक पार्टी है जो कि अपने दिग्गजों को इग्नोर कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं है कि इग्नोर कर रही है। अभी आप जानते ही हैं कि सोनिया जी की भी और राहुल जी भी यहाँ रैली करने वाले हैं दिल्ली में। हमारे तमाम दिग्गज जो हैं वो यहाँ पर जैसे उतरते हैं वैसे ही उतरेंगे। भारतीय जनता पार्टी में जो बहुत ज्यादा घबराहट दिख रही है, मुझे नहीं पता क्यों, उसी वजह से वो ओवरबोर्ड जा रहे हैं और बार बार चेहरे बदल रहे हैं। पहले मोदी जी को चेहरा बना दिया दिल्ली का, उसके बाद जब रैली में यथोचित सफलता नहीं मिली तो उसके बाद किरण बेदी जी को बना दिया। हर जगह पर अमित शाह जी चुनाव की बनाते हैं रणनीति, लेकिन यहां पर भी उन्होंने फिर अरुण जेटली जी को उतार दिया है, उसके साथ में इतनी बड़ी सेना को उतार दिया जिसका आपने अभी अभी जिक्र किया। तो हम लोग इतना घबरा नहीं रहे हैं, जैसे हम पहले चुनाव लड़ते थे उसी तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, लेकिन देखिए 15 साल तक आपकी पार्टी सत्ता में थी। शीला दीक्षित को आप इनकैश कर सकते थे, वो कहीं नजर नहीं आ रही। चलिए ठीक है, वहां पर पार्टी का अपना रीजन हो सकता है। उनके बेटे को आप चुनाव नहीं लड़वा रहे हैं। कृष्णा तीरथ आपकी पार्टी से छोड़कर अलग हो जाती हैं। लवली को आप टिकट नहीं देते हैं। ये कहते हैं कि वो सिर्फ पीछे रहकर पार्टी का काम करेंगे। नहीं, ये बातें नहीं, ये जो है आपकी अपनी सोच है। आप जानते हैं कि लवली ये तो दिख रहा है अनाउंस हो चुकी सोच थी, क्या, ये तो दिख रहा है, जनता देख रही है। फैसला था। जनता क्या देख रही है आप बताइए, एक एक करके बात कीजिए। शीला जी के बेटे ने कभी भी टिकट नहीं मांगी, उन्हें टिकट ना देने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। आप और जहां तक बात होती है अरविंद लाते ना मैदान में, आपके पास भी बहुत बड़े बड़े दिग्गज हैं। अगर वो मांगते तो जरूर, अगर वो चाहते तो जरूर दिया जाता। और अगर पार्टी जो है उसका निर्णय सबसे सर्वोत्तम होता है, अगर वो मांगते और पार्टी उचित समझती तो जरूर दिया जाता। लेकिन आप अपने आप से अज्यूम करें कि उन्होंने मांगा था और हमने नहीं दिया, ये भी गलत है। नहीं, लेकिन आप इनकैश कर सकते थे। आप देखिए, आपकी टक्कर में आप सबसे मजबूत इस वक्त बीजेपी है, और अगर आपको उनको देखना अपनी टक्कर में, तो उस लेवल पर जाना पड़ेगा। वो अपने दिग्गजों को उतार रहे हैं और आपके दिग्गज सामने नहीं आ रहे। देखिए, मुझसे और आपसे ज्यादा जो ठीक समझती है हमारी पार्टी, वही निर्णय उन्होंने लिया है। उन्हें जो उचित लगा उन्होंने वो निर्णय लिया। जो उम्मीदवार उनको ठीक लगे, जो उन्हें लगा कि वो जीत सकते हैं, उनको उन्होंने चुनाव में उतारा। उसमें ना मैं ना आप कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। विनोद जी, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? बीजेपी पूरी ताकत एक तरीके से झोंक दी, ऐसा लग रहा है कि जैसे नाक का सवाल है, अब ये युद्ध, ये किला तो फतेह करना ही है बीजेपी को। देखिए, बीजेपी ने दिल्ली के चुनाव को लोकसभा चुनाव के बाद से ही लगातार अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना रखा है। मुझे लगता है शायद कुछ हद तक गैर जरूरी भी बना दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस पायदान पर है, लोकसभा में उसके 283 सांसद हैं, एनडीए के उसके 336 सांसद हैं। अभी लोकसभा चुनाव के बाद जो 4 राज्यों के चुनाव हुए उसमें उसका बहुत बेहतर प्रदर्शन रहा है। महाराष्ट्र में उसकी अपनी सरकार शिवसेना के साथ मिलकर के बन गई, झारखंड में उसकी अपनी सरकार, अपने गठबंधन की सरकार बन गई, जम्मू कश्मीर में, हरियाणा में उसकी सरकार बन गई, जम्मू कश्मीर में, जम्मू में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। ऐसे में अगर दिल्ली के चुनाव को मान लीजिए वो अगर इतना ज्यादा प्रतिष्ठा का प्रश्न ना भी बनाते तो भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। मैं तो कहता हूं एक हद तक अगर मान लीजिए दिल्ली के चुनाव में अगर थोड़ी बहुत कमी बेशी रह भी जाती तो भाजपा की सेहत पर कोई असर पड़ने वाला नहीं था। लेकिन
शुरू से ही भाजपा ने जिस तरह उसको एक प्रतिष्ठा का इतना बड़ा विषय बना लिया, आम आदमी पार्टी के लिए समझ में आता है उसके तो राजनीतिक अस्तित्व का सवाल है। आम आदमी पार्टी अगर उस चुनाव में नहीं अच्छा कर पाती है, अगर हार जाती है तो उसके लिए बड़ा संकट होगा, इसलिए उसके तो राजनीतिक अस्तित्व का सवाल है। भाजपा के राजनीतिक अस्तित्व का सवाल नहीं है। जैसा आपने कहा कि दिल्ली एक छोटा सा शहर है, एक शहर है, छोटा शहर क्या बड़ा शहर, राज्य उस तरह नहीं है जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश बड़े राज्य हैं। एक 70 विधानसभा सीटें हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे मंत्री, केंद्रीय मंत्रियों की पूरी फौज, मैं देख रहा था अभी जो लिस्ट है आपकी कि एक एक मंत्री को 2-2 विधानसभा क्षेत्रों में उतार दिया गया है, तो इतना क्लोज, मतलब भैया संबित जी कह रहे थे कि हमने जो है हर राज्य में उतारा है, इतने तरह से कि एक मंत्री 4 विधानसभा क्षेत्रों में ड्यूटी लग जाए केंद्रीय मंत्री की, ऐसा बहुत कम देखने में आया है। भाजपा में भी बड़े नेताओं की ड्यूटी लगती रही, कैंपेन में जाते रहे बड़े नेता, ऐसा नहीं है, वो तमाम मीटिंगें करते रहे हैं, लेकिन सिर्फ 3 विधानसभा क्षेत्र में, सिर्फ 4 विधानसभा क्षेत्र में, तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं पैनिक सी सिचुएशन क्रिएट हो गई है। और अच्छा, ओबामा को भी आप जो है बार बार जिक्र कर रहे हैं कि अभी संबित जी ने खुद जो ओबामा का जिक्र किया, कल किरण बेदी जी ने कहा कि दिल्ली देश उड़ रहा था, हालांकि उसको लेकर अंदर खातिर आए, एक उड़ रहा था, देश उड़ रहा था, दिल्ली को भी उड़ना चाहिए। मुझे लगता है उन सबको छोड़ देना चाहिए। अरे आप खुद इस समय जिस स्थिति में हैं, और डॉक्टर हर्षवर्धन के नेतृत्व में आप चुनाव 2013 में लड़े थे, तब भी आपकी 33 सीटें आई थी, और अगर आप इस बार भी उसी तरह से लड़ते तो शायद आपको विधानसभा में बहुमत मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इतना बड़ा पैनिक सिचुएशन भारतीय जनता पार्टी ने क्यों क्रिएट कर दिया। लेकिन अब जैसा कि संबित कह रहे हैं भाई युद्ध है, तो युद्ध में हम किसी भी कीमत पर जो है उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो निश्चित रूप से किसी भी हर राजनीतिक पार्टी युद्ध जीतने के लिए ही लड़ती है, तो आप उतरिए युद्ध में, लेकिन इतना जरूर ध्यान रखिए कई बार ज्यादा दिग्गज जो है वो सेना को डिस्टर्ब भी करते हैं। ये राजनीति का एक सच भी है। संबित, तो ये एक वरिष्ठ पत्रकार की राय हम कह लें, नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा होगा या नहीं, लेकिन हो सकता है इस तरह की चीजें कई बार हो जाती हैं। अभी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था विधानसभा का राहुल गांधी जी के साथ, तो सारे दिग्गजों ने उनको हरवा दिया था। ठीक है, तो वो जो दिग्गजों वाली स्थिति है, जो पोरस की सेना जिस तरह से जो है अपने हाथियों की भगदड़ के कारण ही हारी, वरना तो सिकंदर हार ही गया था। तो बहुत ज्यादा दिग्गजों, एक हमारे कहावत है उत्तर प्रदेश में, ज्यादा जोगी मठी उजाड़, मतलब जब ज्यादा जोगी आ जाते हैं तो मठ में बड़ी समस्या हो जाती है। तो कम से कम मुझे लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को इतने बड़े पैनिक की कोई जरूरत थी। दिल्ली में उसकी बड़ी मजबूत स्थिति रही है, जनसंघ के जमाने से भाजपा की जड़ें यहाँ बहुत मजबूत रही हैं। संबित, कुछ कहना चाहेंगे इस पर? हाँ, मैं एक एक करके इसका उत्तर देता हूं। पहला तो ये विषय है कि ऐसा नहीं है कि दिल्ली का चुनाव ही हमारे लिए प्रतिष्ठा का विषय है। दिल्ली का चुनाव क्या, हर चुनाव हमारे लिए प्रतिष्ठा का विषय है, और हमारे प्रतिष्ठा से ज्यादा, भाजपा के प्रतिष्ठा से ज्यादा दिल्ली के प्रतिष्ठा का विषय है। कहीं दिल्ली गलत हाथों में न चला जाए, कहीं दिल्ली अनार्किस्ट के हाथों में न चला जाए। खैर, करप्शन के हाथों में तो जा नहीं सकता आप, क्योंकि करप्शन वॉर में है ही नहीं, इसलिए अनार्किस्ट के हाथों में, अराजकों के हाथों में ना चला जाए, ये दिल्ली की प्रतिष्ठा का सवाल है। दूसरा, सबसे मैं अभी अंजलि जी को सुन रहा था, मैं अंजलि जी का बड़ा सम्मान करता हूं, मैं उनको नमस्ते भी कहूंगा, क्योंकि हम जब छोटे थे तब उनको टीवी पे देखा करते थे, तो आज मुझे अच्छा लगा उनके साथ बैठकर। मगर इतना मैं कहना चाहूंगा, अंजलि जी कह रही थी कि हम डर गए हैं इसलिए बहुत सारी सेना उतारे हुए हैं। आपने कभी ऐसा सुना है कि डर के सेना की संख्या बढ़ी हुई हो? आप देखिए, हमारे पास सेना है, सेनापति भी है, हमारे पास सेना भी है, सेनापति भी है, मगर आपके पास ना सेनापति है ना सेना है, तो स्वाभाविक रूप से आप किसको उतारेंगे? आज के डेट में अंजलि जी, जो हकीकत है मैं आपको बता देता हूं, आप भी जानती हैं, आप बता नहीं रही हैं। हकीकत यह है कि जो कॉन्टेस्टेंट हैं आपके कांग्रेस के, वो हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके असेंबली में राहुल गांधी ना आ जाएं। बस वो उतना ही प्रार्थना कर रहे हैं कि राहुल जी को यहाँ मत भेजिए। ऐसा नहीं है, बिल्कुल आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। कल जो रैली निकली है उनकी, कल जो उन्होंने जनसंपर्क किया है राहुल जी ने, वो बहुत बड़ा सक्सेस रहा है। सब लोगों ने देखा है, आपने भी देखा होगा, टीवी के विभिन्न चैनलों में और न्यूज़पेपर्स में भी आपने देखा है। किरण बेदी जी का मैं देखकर हैरान हो रही हूँ, अभी थोड़ी देर पहले भी मैं देख रही थी, वो कृष्णा नगर में राउंड ले रही थी और मात्र 50 लोग भी उनके साथ में नहीं थे, और आपने वो भी आपके यहाँ की मुख्यमंत्री की दावेदार हैं, लेकिन कमाल है कि कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा। मुझे बहुत मैं अब उत्तर दे दूं, मैं बीच में तो नहीं बोल रहा था वैसे। आप देखिए, आप निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, दिल्ली का कमान हमारे पास ही आने वाला है। आप राहुल गांधी जी की 1 रैली करवा लीजिए, 10 रैली करवा लीजिए, ये हमारे लिए अच्छा है, इसमें हमारे को कोई आपत्ति नहीं है। आप जरूर करवाइए, आपको कराना भी चाहिए, जनता पर ही छोड़ते हैं, आपको कराना भी चाहिए। मगर एक बात है, देखिए 2-3 जो महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ पर, दिल्ली है, ये राजधानी है, यहाँ पे तमाम हमारे मंत्रीगण इजीली और सुलभ अवेलेबल है यहाँ पे, तो क्यों ना हम उनकी राय लें, क्यों ना हम उनकी इन्वॉल्वमेंट ले। जब हमारे पास हमारे सेनापति हमारे इतने नजदीक हैं, तो उनको इन्वॉल्व क्यों ना किया जाए।
ये भी बड़ा प्रश्न है। तो ठीक है। स्वाभाविक रूप से अगर वो हैं तो हम जरूर चाहेंगे कि वो भी इस नहीं, आप यज्ञ में इन्वॉल्व आहुति तो कर दें। रहे हैं, लेकिन आप बार बार चेहरे भी बदल रहे हैं, कभी मोदी जी का चेहरा, कभी किरण जी का चेहरा, और अब और तो और आप ओबामा जी को भी इनकैश करना चाह रहे हैं। और फिर जब अमित शाह जी हर जगह पर जीतते आ रहे थे, रणनीति बना रहे थे, तो फिर अरुण जेटली जी की क्या जरूरत थी? तो ये जो बार बार आप नए नए लोगों को लाकर नए आप दे रहे हैं, पोस्ट दे रहे हैं, जिम्मेदारियां सौंप रहे हैं, इतने सारे सांसदों को आपने ले लिया, इतने सारे मंत्रियों को ले लिया, तो उससे कहीं ना कहीं आप माने ना माने सब लोग ये महसूस कर रहे हैं कि कहीं कमजोरी नजर आ रही है आपकी। अंजलि जी, अच्छा लगा कि आपको कहीं डर है तमाम आप में। भाजपा के नेताओं के नाम आपको याद हैं, कौन क्या काम कर रहा है यह भी आपको याद है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा वो सब ठीक इसी चैनल्स पर आ जा रहा प्रकार, है। ठीक इसी प्रकार जी। आप कांग्रेस के उन जी। लोगों के नाम गिनवाइए ना जो आप लोगों के लिए पूरा ये प्लानिंग कर रहा है। आपके पास तो वो लोग भी नहीं है कांग्रेस में जो प्लानिंग कर देखिए, सके, जो इस हम चुनाव ज्यादा को जागरूक निरीक्षण हैं, कर हम सके। ज्यादा जागरूक नहीं है हैं आपकी, हम ज्यादा जागरूक हैं और आपकी पार्टी में अच्छा। कौन क्या कर रहा है इसके बारे में जानते हैं। आपको भी वो ज्यादा आप हमारी जागरूक होना पार्टी को चाहिए, ही देख देखना रहे चाहिए, हैं, जानना हमें चाहिए देखते कि देखते हमारी कहीं पार्टी अपने में आप कौन को क्या ना कर भूल रहा है। जाएं। अंजलि जी, कहीं हमें देखते वो तो देखते वक्त आप अपने बताएगा। आप को ना भूल जाएं। ठीक ये याद है, रखिएगा। संबित अंजलि जी, तो आप रहिए वो वक्त हमारे साथ। बताएगा। आप रहिए हमारे साथ, चर्चा जारी है। हमारे साथ इस वक्त अशोक अग्रवाल जी भी मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। अशोक जी, आपने अब दिल्ली के बाशिंदे हैं, आपने बहुत सारे चुनाव भी देखे होंगे दिल्ली में, लेकिन कभी आपने इस तरह का चुनाव देखा है जहां पर आकर चुनाव आयोग जो है वो थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा हो? पार्टी के जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं वो चुनाव आयोग का मखौल उड़ा रहे हों? मैं केजरीवाल की बात कर रही हूँ, बार बार अल्टीमेटम दिया जाए, सफाई देने के बाद फिर से वही बातें कर रहे हो। देखिए, मैं समझता हूँ दिल्ली का जो इलेक्शन है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है काफ़ी, क्योंकि देखिए, और इसीलिए जो है ना ये बीजेपी के लिए आम आदमी पार्टी का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कोई डाउट है इनको मानने में, और इसलिए वो हर तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं कि उसके प्रभाव को कम किया जाए। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मुझे लगता है ये जो इलेक्शन दिल्ली का है ये तो एक साल पहले से ही चर्चा में शुरू हो गया था। जब अरविंद केजरीवाल ने रिजाइन दिया था तब से ही इलेक्शन का चर्चा जो है लगातार। तो मुझे लग रहा है कि दिल्ली के जो लोग हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपना मन बना लिया है कि हमें किसको वोट करना है। और मुझे नहीं लगता कि ये जो बीजेपी के इतने प्रभावी लोग जो दिल्ली में कन्वेंसिंग पे उतरे हुए हैं ये कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले, मुझे नहीं ऐसा लगता है। और लेकिन इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो मैं महसूस कर रहा हूं वो ये कि पहली बार ये सारी पार्टियां आम आदमी के जो बेसिक मुद्दे हैं उनको उठाने की कोशिश कर रही है। जैसे हेल्थ का इशू है या एजुकेशन का इशू है और पानी का इशू है, बिजली का इशू है, जो कि पहले भी इन चीजों को लेके राजनीति हुई है यहाँ पे, लेकिन अब की सारे के सारे एक ही भाषा में बोल रहे हैं। और उससे मुझे लगता है दिल्ली की जनता ये नहीं समझ पा रही है कि रियली कौन उनके लिए काम करेगा, कौन उनका हमदर्द होगा। तो एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन भी मुझे लगता है दिल्ली में है। और अब लेकिन ये है कि जो भी पार्टी आएगी उसको बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। वायदे दे रहे हैं वो लोग जो है ना, लोग उनको मतलब छोड़ेंगे नहीं। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने जी। पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि चुनाव आयोग का ही माहौल बनाया जा रहा है। केजरीवाल बार बार नोटिस उनको जाता है, जवाब देते हैं, उसके बाद अगले दिन फिर इस तरह की बातें उनके सामने आ जाती हैं। नहीं, देखिए, ये जो इलेक्शन कमीशन है ना ये मुझे लगता है बहुत वीक है। मैं केजरीवाल की बात नहीं कर रहा, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। काफी वीक है। एक नोटिस दे देता है, एक बोल देता है वार्निंग कर दी है, और ये कोई बात नहीं है। पहले भी पूरे देश के अंदर पता नहीं कितने FIRs लॉन्च हुए हैं, और यहां तक भी आया है कि जो FIR लॉन्च हुए उसके बाद जो गवर्नमेंट आई उन्होंने कहा ये सारे FIR खत्म कर दो, तो कोई एक्शंस भी नहीं हुए। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को बहुत इफेक्टिव होना चाहिए, और अगर कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट करता है तो उसके खिलाफ कोई एग्जाम्पलरी कोई मतलब एक्शन होना चाहिए, जिससे कि एक मैसेज जाए। अभी मैसेज ये जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन के आप कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करते रहिए, कोई आपके ऊपर कोई कुछ कहने वाला नहीं है। जी जी विनोद जी। नहीं, बिल्कुल मैं अग्रवाल जी की इस बात से सहमत हूं कि इलेक्शन कमीशन TN शेषन ने जो बुनियाद डाली थी इलेक्शन कमीशन की भूमिका की, वो कहीं ना कहीं एकदम से फिर डाइल्यूट हो गई है। TN शेषन से पहले इस देश में लोग चुनाव आयोग को खाली चुनाव के समय जानते थे कि कोई चुनाव आयोग की संस्था है जो चुनाव कराती है। उसको एजेंसी के रूप में लोग लेते थे कि चुनाव कराती है, बैलेट मतदान पत्रों का इंतजाम करती है, बैलेट बॉक्स का इंतजाम करती है।
गिनती करती है और सुना देती है अपना फैसला। लेकिन टीएन शेषन ने बताया कि नहीं, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसके ये अधिकार है और ये उसको आप हल्के में मत लीजिए, उसको गंभीरता से लीजिए। और उसका नतीजा ये आया कि आपने देखा चुनाव का पूरा स्वरूप बदल गया। लेकिन इधर पिछले कुछ चुनावों से धीरे धीरे उसकी भूमिका जो है फिर से वैसी डाइल्यूट होती जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा गंभीर विषय है कि चुनाव आयोग की भूमिका चुनाव के बाद भी प्रभावी रहे, प्रभावशाली रहे। जो मुकदमे, जो मामले दर्ज होते हैं चुनाव के दौरान, उन पर बाकायदा कार्रवाई हो। अभी एक मामला नकवी जी का सामने आया है, रामपुर वाला, जिसमें उनको सजा हुई और उसके बाद उनको फिर जमानत भी मिली। तो ये रेयर केसेस आते हैं, लेकिन इस तरह की चीजों में अगर स्पीडली ट्रायल हो और जल्दी से चीजें फैसले, तमाम एफआईआर दर्ज होती है, तमाम बड़े बड़े नेताओं पर एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन होता कुछ नहीं है। लेकिन विनोद जी, यहाँ पर ये सवाल ये भी बहुत जरूरी हो जाता है पूछना। मैं खासतौर पर आपसे भी इसीलिए जानना चाहूंगी क्योंकि देखिए, हमने दिल्ली का चुनाव देखा है। जितने भी, खासतौर पर अगर हम दिल्ली की बात करें, सभ्य लोग यहाँ पर रहते हैं, हम उनसे उम्मीद नहीं करते कि इस तरह की बातें वो करें। जितने भी मुख्यमंत्री पद के यहाँ पर दावेदार हुए हैं तमाम चुनावों में अभी तक की अगर बात करें तो एक लाइन रही है, शालीनता से वो अपना चुनाव लड़ते आए हैं। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो चलता है, लेकिन वो लाइन को कहीं क्रॉस नहीं किया जाता है, बिलो द बेल्ट कोई नहीं जाता है, वो अपने सभ्य तरीके से चुनाव लड़ते हैं। पर इस बार सिनेरियो थोड़ा बदला हुआ है। नहीं, देखिए, ऐसा है कि आपकी बात सही है कि निश्चित रूप से राजनीति की एक मर्यादा की सीमा रेखा रही है, होती रही है। और दिल्ली की अगर खास बात करें, मैं उत्तर प्रदेश और बिहार और उन राज्यों की बात अभी नहीं कर रहा हूं, हम दिल्ली पे बात कर रहे हैं। वैसे चुनाव में आरोप प्रत्यारोप तो पहले भी लगते रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत चुनाव के दौरान नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप बहुत लगाते रहे हैं और जाने क्या क्या बातें कही गई, लेकिन उसमें मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं होता था। तो जनसभा कहीं एकांत में कहीं किसी दूर दराज इलाके में हो रही है, नेता ने भाषण दिया और बात आई गई हो गई, स्थानीय अखबार में छप गई। लेकिन अब अगर आप दूर कहीं बिहार के किसी कोने में भी कुछ बोलेंगे तो अगले दिन जो है तुरंत वो वीडियो जो है वो वायरल हो जाएगा और सोशल मीडिया से लेकर जाए, तो वो उसका एक असर ही पड़ता है। दिल्ली की मैं जब बात करता हूँ तो दिल्ली में, चूंकि मैं तो 1993 का दिल्ली का पहला चुनाव हुआ था जब विधानसभा गठन के बाद, तब से लगातार मैंने चुनाव देखे और कवर भी किए हैं। दिल्ली में निश्चित रूप से यहाँ के जो बड़े प्रमुख नेता होते थे वो एक मर्यादा बनाकर रखते थे। मदन लाल खुराना जी भाजपा के बड़े नेता थे, HKL भगत कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे, शीला दीक्षित जी 1998 के चुनाव में यहाँ नेता बन के आई, केदारनाथ साहनी थे, डॉक्टर विजय कुमार मल्होत्रा जी रहे हैं, अभी भी हैं, हर्षवर्धन जी थे और तमाम बड़े नेता पार्टियों के रहे हैं, कांग्रेस के भी रहे, सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर। तो ये जरूर था कि चुनाव एक आपस में चुनाव तक आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक लगते थे, व्यक्तिगत नहीं लगते थे और लड़ाई झगड़ा नहीं होता था और कोई तनाव की नौबत नहीं आती थी। चुनाव एक तरह से बड़ी सहमति के साथ लड़े जाते थे। जो जीत जाता था उसको हारने वाला बधाई दे देता था, जो हार जाता था वो अगले चुनाव की तैयारी करता था, इस तरह का था। लेकिन इस बार ये हो रहा है कि आम आदमी पार्टी के लिए राजनीतिक अस्तित्व का प्रश्न है, जीवन मरण का प्रश्न है उनके राजनीतिक पार्टी के लिए, इसलिए हर कीमत पर उनको चुनाव जीतना है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको फिर मैं कहूंगा अपनी प्रतिष्ठा का नाक का सवाल बना लिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की इज्जत का सवाल बना लिया। इसके लिए उन्होंने भी पूरी ताकत लगा दी है, सारी अपनी आर्मरी जितनी जो है, मतलब सारे मंत्री उतार दिए। अभी मैं देख रहा था सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान खाली नई दिल्ली सीट को देखेंगे। तो ऐसे में जब इतना इस स्तर तक और कार्यकर्ताओं पर इतना दबाव पड़ गया है कि यहां तक ये स्थिति है कि कार्यकर्ताओं से ये कहा जा रहा है कि सब बाकायदा चुनाव के बाद देखा जाएगा कि किसके इलाके में क्या गणना रही हो, क्या कितने वोट आए, कितने पड़े। तो ऐसे में इतना दबाव पड़ गया है कार्यकर्ताओं पर, उम्मीदवारों पर, तो निश्चित रूप से ये चुनाव न होकर एक रणभूमि के रूप में बदल गया है। जाहिर सी बात है, तो दिल्ली ऐसे में तमाम मर्यादाएं टूटने की एक आशंका है और तब चुनाव आयोग को ज्यादा संतुलित और उसको मुझे लगता है ज्यादा विजिलेंट होना चाहिए। मुझे लगता है कि नेता लोग यहाँ पे ना वो ऐसे महसूस करते हैं कि मतलब ऐसे सोचते हैं कि हमारे लोगों को, यहाँ के लोगों को क्या अच्छा लगेगा जी, तो वो उसको अच्छे को ढूंढने के चक्कर में ना कहीं भी लो लेवल पे चले जाते हैं और अपनी मर्यादा जो है ना वो छोड़ देते हैं, उसको भूल जाते हैं। कि दिल्ली से ना इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान हैं, संबित पात्रा, अंजलि राय, विनोद अग्निहोत्री जी और साथ ही साथ अशोक अग्रवाल जी। संबित, मैं आपके पास आना चाहूंगी। ब्रेक पर जाने से पहले आपने एक बात कही थी कि हमारे तमाम सीनियर लीडर्स जब दिल्ली में हैं, इजीली अवेलेबल हैं, तो क्यों ना उनको चुनावी मैदान में उतारा जाए। ठीक है, लेकिन जब आप इतनी बड़ी फौज मैदान में उतारते हैं तो जहन में, वो भी एक छोटी सी दिल्ली के लिए, तो जहन में 2-3 बातें आती हैं। पहला तो ये कि आप हार रहे हैं, दूसरी बात ये आती है कि जीत आपके लिए बहुत मुश्किल है, और तीसरी बात ये कि आप चाहते हैं कि एकदम क्लीन स्वीप हो, इसीलिए बड़ी सेना को उतारा गया है। लेकिन एक और चीज है कि दिल्ली इकाई में भी नाराजगी नजर आ रही है और आप ये इंश्योर करना चाह रहे हैं कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो, इसलिए इनको उतारा गया। थोड़ा क्लियर कीजिए पिक्चर।
नहीं, देखिए कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई नाराजगी कहीं नहीं है, ये प्रिपेयर्डनेस है। और किसी भी चुनाव में प्रिपेयर्डनेस का होना, होमवर्क अच्छा होना और जमीन पे नेताओं का होना, ये बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है। ये इस प्रकार का प्रिपेयर्डनेस मुझे लगता है दूसरे पार्टी में भी दिखना चाहिए। अगर उनके पार्टी में दिख नहीं रहा है तो ये अजीब बात है कि वो हमसे सवाल उठा रहे हैं कि आपके इतने नेता क्यों प्रचार करेंगे, इतने लोग क्यों जमीन पे उतरेंगे, इतने लोगों की रैली क्यों होगी। अरे इससे अच्छा ये होगा कि आप भी उतने लोगों को उतारिए, आप भी जन जन तक जनसंपर्क लेके जाइए। आप वो कर नहीं रहे हैं, उल्टा जो कर रहा है उसके ऊपर आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। देखिए हम हमेशा से ये विश्वास करते हैं, हम संगठन कैडर बेस्ड पार्टी है, संगठन के आधार पर चलने वाली ये पार्टी है। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी अगर चुनाव होता है तो जन संपर्क के माध्यम से हम बूथ तक पहुंचते हैं। हर बूथ पे जो भी संरचना बूथ की है उस आधार पर हम वहां पहुंच सके, वहां लोगों की दिक्कतों को सुन सके, उसे एड्रेस कर सके। यही तो बात हो रही है, बूथ तक आप पहुंचे। अमित शाह ने खुद पन्ना प्रधानों की नियुक्ति की, बूथ लेवल तक पहुंचे। कैडर बेस्ड पार्टी आप खुद ही कहते हैं, लेकिन फिर भी पैराशूट लैंडिंग्स होती हैं बहुत सारी। और उसके बाद इसका मतलब ये है कि बूथ लेवल तक यकीन नहीं है कहीं ना कहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। पैराशूट लैंडिंग को इससे जोड़ के देखने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात तो है कोई पैराशूट लैंडिंग नहीं है। जैसे आपने देखा है एक मिशन हमारा चल रहा है विस्तार का, पार्टी को किस प्रकार से बड़ा किया जाए, 10 करोड़ मेंबर पूरे हिंदुस्तान में बनाया जाए और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में ये बन के भी उभर रही है। स्वाभाविक रूप में इसमें अमित शाह जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जो भी टैलेंटेड व्यक्ति आएगा इस पार्टी में उसको अपने टैलेंट के आधार पर स्थान जरूर मिलेगा। किरण बेदी जी को उनके टैलेंट के आधार पर, उनके एडमिनिस्ट्रेशन बल के आधार पर स्थान दिया गया, उचित स्थान दिया गया, कोई नाराजगी नहीं है। विनोद जी, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं इतना कहूंगा कि संबित जी पार्टी के प्रवक्ता हैं, इसलिए वो पार्टी की लाइन ही बोलेंगे, लेकिन दिल पे रख के हाथ देखो, मुल्क के आजाद है। जरा ये सतीश उपाध्याय जी के समर्थकों से, डॉक्टर हर्षवर्धन के समर्थकों से और विजय गोयल जी के समर्थकों से और जगदीश मुखी जी के समर्थकों से जब आप बात करिए तो पता लगता है कि चीजें पूरी तरह से ठीक नहीं है। और वो बात संबित जी स्क्रीन पर नहीं कह सकते, मैं उनकी मजबूरी व्यवस्था समझ सकता हूं, पार्टी प्रवक्ता हैं, लेकिन निश्चित रूप से, और यही बात हर पार्टी में होती है, आम आदमी पार्टी में भी जो अगर बिखराव हुआ है, साजिया इल्मी अगर छोड़ के गई तो इसी कारण से गई, बहुत सारे लोगों को लेकर उनकी शिकायतें थी या बिन्नी वगैरह गए, तो ये राजनीतिक प्रक्रिया होती है। और बार बार ये कहना किरण बेदी टैलेंटेड थी तो इसका मतलब बाकी बीजेपी के नेता टैलेंटेड नहीं थे। आपने मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया, ऐसे हर्षवर्धन टैलेंटेड नहीं है, जगदीश मुखी टैलेंटेड नहीं है, ऐसा मत कीजिए कि टैलेंटेड थी। आप पार्टी में बहुत सारे लोग लिए जाते हैं, लिए जाते रहे हैं, पहले भी बहुत सारे लोग बाहर से लाए जाते हैं, लेकिन देश के इतिहास में पहली बार हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में भी, कि आपने एक आदमी को पार्टी में लिया और अगले दिन उसको प्रोजेक्ट कर दिया। तो इसको लेकर के राजनीतिक कार्यकर्ताओं में, और ये सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं में नहीं, ये सभी दलों के राजनीतिक कार्यकर्ताओं में चिंता है कि अगर ये प्रयोग यहां सफल हो गया तो देश की राजनीति में ये प्रवृत्ति बढ़ेगी, हर राज्यों में बढ़ेगी, और ऐसे में फिर ये ब्रांड पॉलिटिक्स होगी, ये विचार की राजनीति नहीं होगी, ब्रांड की राजनीति। मैं आती हूँ, संबित कुछ कहना चाह रहे थे उससे पहले। जी संबित। देखिए 2-3 बातें मैं कह दूं। जहां तक वैमनस्य होता है पार्टी में टिकट बांटने के बाद, अगर छुटपुट घटनाएं होती है तो ये केवल हमारे पार्टी में नहीं हुई है, हर पार्टी में होती है। आपको याद होगा किस प्रकार से आशुतोष जी चंद दिनों पहले वो दीवार कूद के उन्हें रोहिणी में भागना पड़ा था, क्योंकि खुद उन्हीं के आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने आशुतोष जी को घेर लिया था, क्योंकि टिकट नहीं मिला था एक आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता को। ठीक उसी प्रकार खैर कांग्रेस की स्टोरी अलग है, क्योंकि कांग्रेस में तो आजकल लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान टिकट ही ना मिले, क्योंकि टिकट मिलने से ही उन्हें सबसे बड़ा अत्याचार लग रहा है। जिसको टिकट मिल रहा है वो जाके घेराव कर रहा है कि मुझे टिकट क्यों दिया, जल्दी वापस लो। तो उनकी स्टोरी जरा अलग है, पहले उनके यहां भी ऐसे होता था। और जहां तक टैलेंटेड लोगों का सवाल है, देखिए अगर आपने बहुत सारे लोगों का नाम लिया, उनमें से भी किसी को मिलता तो आप कहते देखिए बाकी फलाना क्या टैलेंटेड नहीं है। ये तो हर बार जब भी चुनाव होता है, जब भी किसी का नाम प्रोजेक्ट होता है, ये खिंचातानी मीडिया में तो चलती रहती है, मगर ये पार्टी का विषय है। पार्टी चिंता करती है कि कौन सी रणनीति बिल्कुल सही रहेगी। संबित जी एक मिनट, अगर आप अपनी पार्टी के किसी नेता का नाम देते, अगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी ही पार्टी के किसी नेता का, एक या दूसरे का या तीसरे का, चाहे वो विजय गोयल होते, चाहे हर्षवर्धन होते या कोई और होता, किसी एक का नाम देते तो कोई भी इस तरह से बातें नहीं करता। लेकिन अचानक किसी आदमी को आप लेते हैं पार्टी में और उसको मुख्यमंत्री का दावेदार बना देते हैं, ये बहुत ही विचित्र बात है। एक तरफ आप कहते हैं कि हमारी कार्डर बेस्ड पार्टी है, एक एक पन्ना प्रमुख है हमारे पास, इतनी आपके पास पार्टी है, तो फिर आपको इतनी घबराहट क्यों है? आप क्यों इसका इतना विस्तार करना चाह रहे हैं कि आपकी अपनी ही पार्टी में लोग जो हैं आपके बगावत करने लगे?
जो आपके पास है उन्हें तो संभालिए कम से कम। अंजलि जी आपको याद होगा अचानक से मनमोहन सिंह जी आए थे और फाइनेंस मिनिस्टर भी बन गए थे और प्रणब मुखर्जी को पीछे छोड़कर वो प्राइम मिनिस्टर भी बन गए और पूरे कांग्रेस की स्टोरी को तो हम जानते हैं। नहीं वो तो हम लोग सब जानते हैं। आप विनोद जी बैठे हैं, पूछिए ना विनोद जी। विनोद जी से रिएक्शन ले लेते हैं। ठीक है अंजलि जी, विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? संबित जी ऐसा है कि देखिए मनमोहन सिंह निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं, आए थे अचानक फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, उस वक्त वो एमपी भी नहीं थे। नरसिम्हा राव उनको एक एक्सपर्ट के रूप में लाए थे, उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था। इसके पहले राजेश पायलट को इंदिरा गांधी ने ज्वाइन कराया था, उनको भरतपुर लड़ने के लिए भेजा था चुनाव, उसमें एयरफोर्स के पायलट थे। इस तरह कई नेता आते रहे। भारतीय जनता पार्टी में वो तमाम सारे एक्सपर्ट्स और अच्छे लोग आए और चुनाव लड़े। आप स्वयं में डॉक्टर हैं, आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पार्टी ज्वाइन करा के और अगले दिन मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना ये पहली बार हुआ है, ये पहली बार हुआ है। और दूसरी बात ये है कि अगर मेरा खाली प्रश्न आपसे ये है कि यही काम अगर कांग्रेस ने किया होता तो शायद आप वही कह रहे होते जो आज हम कह रहे हैं। ये तब आप कहते हैं कांग्रेस के पास कोई नहीं था तो बाहर से इंपोर्ट कर लिया गया। आपने देखिए तो आप ये कहते हैं कि कांग्रेस पास, भाई सोनिया गांधी को लेकर यही तो सवाल बीजेपी ने उठाया था कि उनके पास नेता नहीं है, आप इटली से इंपोर्ट कर लाए, अभी भी आप लोग कहते हैं। तो इसलिए ये बात, इसको जो है राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में आप ग्रूम करें किरण बेदी को, 1 साल 1.5 साल 2 साल बाद आप बनाए। स्मृति जी पे कोई सवाल नहीं उठाता, स्मृति ईरानी आई HRD मिनिस्टर बन गए, कोई सवाल नहीं उठा रहा क्योंकि वो पार्टी में एक्टिव रही है लगातार। ये एक फर्क है एक राजनीतिक कार्यकर्ता का और किरण बेदी जी को लेकर दिल्ली के वोटर्स में बड़ा मिक्स्ड रिएक्शन है। और मुझे लगता है कि अगर ये कैडर बेस्ड की बात करते हैं ना, कैडर बेस्ड ही अगर ये किसी व्यक्ति को रखते तो शायद इनका पोजीशन बेटर होता। अभी हमारे दिल्ली के लॉयर्स भी उसका अपोज कर रहे हैं किरण बेदी जी का है, उनके लिए वादवा कमेटी ने बड़े स्ट्रिक्चर्स पास किए थे और इसीलिए उनको कई जगह प्रमोशंस वगैरह भी नहीं मिली। तो लेकिन जो मुझे लगता है एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जो वायदे लोग ये कर रहे हैं उन वायदों का क्या होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वायदे पे वायदे हो रहे हैं। हाँ। और जनता उसको कैसे लेगी और ये कैसे उसको, वो देखने वाली बस। संबित कुछ इस पर आप कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो इतना ही कहना चाहता था आदरणीय विनोद जी से कि देखिए इतिहास हमेशा एक बार ही रचा जाता है, बार बार तो कोई इतिहास बनता नहीं है। यह ऐतिहासिक ही है कि पहली बार एक हिंदुस्तान की प्रथम महिला IPS ऑफिसर जिन्होंने हिंदुस्तान को गौरवान्वित किया, न केवल अपने ही माटी में मगर पूरे विश्व में इसका नाम गया है। तो आज वो हिंदुस्तान की कैपिटल की मुख्यमंत्री की कैंडिडेट है। तो मुझे लगता है पार्टी लाइन से ऊपर किस पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया, इससे अलग हमें ये गौरव महसूस करना चाहिए कि चलिए एक महिला प्रतिबिंब को, एक महिला स्तंभ को हमने आगे बढ़ाया है और पूरे दिल्ली को देखना चाहिए कि किस प्रकार से ये स्तंभ और आगे बढ़े और ऊंचाइयों को छुए। ये तो अलग विषय है। ठीक है। मगर महत्वपूर्ण विषय यह है, आज मुझे चिंता इस बात की हो रही है कि कांग्रेस पूरी तरह से भाजपा के नेता कौन है, भाजपा में चिंता क्या हो रही है, इस विषय में चिंता कांग्रेस ये तो बताए कि उनके घर में क्या हो रहा है। ठीक है, कांग्रेस की बात कर लेते हैं, संबित रहिए। अंजलि जी, ऐसा क्यों लग रहा है कि कांग्रेस बड़े अधमरे ढंग से कहीं ना कहीं चुनाव लड़ रही है? वो एक्टिव, आप खुद को कंपेयर करके देख लीजिए बीजेपी के साथ, उतने एक्टिव तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। देखिए हम लोगों ने काम किया है और हमें अगर लोगों ने वोट देना है तो वो हमारा जो काम किया हुआ है, अभी ये तो वायदे कर रहे हैं पानी का हम ये करेंगे, बिजली का हम ये करेंगे, हम तो ऑलरेडी 15 साल दिल्ली में काम कर चुके हैं। याद करें दिल्ली वासी वो दिन जब रात भर बिजली नहीं आती थी। दिल्ली को 24 घंटे बिजली देने का श्रेय भी कांग्रेस को ही जाता है। दिल्ली में जो यातायात के इतने साधन है, मेट्रो है, मैं सारी बातें नहीं कहना चाहती, आप सुनना भी नहीं चाहते होंगे, पर ये कहने की बात नहीं है। महसूस करें, दिल पर हाथ रख के अपने कहें कि क्या विकास दिल्ली में हुआ या नहीं हुआ। और सबसे ज्यादा विकास कांग्रेस के राज्य में ही दिल्ली में हुआ। हमें कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोकतंत्र का जो है उसमें विश्वास करते हैं, हम डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं। जनता जिसको चाहेगी वोट देगी। एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए। संबित, मैं आपके पास आऊंगी। ये मेरा सवाल अंजलि जी खासतौर पर आपसे ही है, क्योंकि आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अजय माकन जी ने एक नोट जारी किया जिसमें दिल्ली वालों को ये कहा है कि आपको राइट टू शेल्टर मिलेगा और ये प्रस्ताव वो देते हैं और अगर उनकी सरकार आ जाएगी तो उसको जल्द से पास किया जाएगा। हाँ। अब समझ नहीं आता, 15 साल तक आप लोग यहाँ पर थे, तब राइट टू शेल्टर की बात क्यों नहीं की? इतने में तो आप पूरी दिल्ली को बदल सकते थे। शीला दीक्षित जी कहती थी कि हम हाईटेक राजधानी बनाएंगे, हाईटेक राजधानी को, ठीक है, बुनियादी सुविधाएं तो मिले कम से कम। बुनियादी सुविधाएं मिल रही थी। ये आप कहें कि हमने कुछ नहीं किया, ये गलत बात है। अंजलि जी, आप दिल्ली के इलाकों में जाकर देखिए, अंजलि जी दिल्ली के इलाकों में जाकर देखिए, लोग पीने का पानी खरीद रहे हैं।
पानी खरीद कर पीने को मजबूर है, गंदगी इतनी ज्यादा है। मैं मानती हूँ वो क्यों पानी क्रिएट पैदा कर पाए फंक्शनल। देखिए काम बहुत हुआ है, लेकिन हाँ, हम मानते हैं कहीं इतने सालों में 15 साल में कहीं कमियां जरूर रही होंगी, कमी कहीं रही होगी, तभी शायद हमें हार देखनी पड़ी। लेकिन फिर भी हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, हम अपनी कमियों को गौर करेंगे और कर भी रहे हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि जो कमियां हम में रह गई थी हम उन्हें दूर करें। संबित, नहीं, मैं इतना कहना चाहता हूँ, अंजलि जी अभी कह रही थी कि उन्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, वायदा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने काम 15 वर्षों तक किया है उस काम के आधार पर वोट मिलेगा। तो मैं याद दिलाऊं कि उन्होंने एक मैनिफेस्टो रिलीज किया है जिसमें तमाम तरह के वायदे किए गए हैं। 50% बिजली का दाम कम कर देंगे, ऐसा उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा। अरे 15 वर्ष तक क्यों नहीं कम किया? आपको अगर वो फॉर्मूला पता था कि आप 50% बिजली का दाम कम कर सकते हैं तो आपने क्यों नहीं किया 15 वर्षों तक? ठीक उसी प्रकार से पानी के विषय मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोल रहा था अंजलि जी, मैं आपको ध्यान से सुन रहा था, आप भी प्लीज सुनिए। तो आपको अगर फॉर्मूला पता है, अगर आप कहती है कि फॉर्मूला पता नहीं है तो ये भी गड़बड़ है। आप मुझसे मेरा फॉर्मूला पूछ लीजिए, मैं आपसे शेयर कर लूंगा, साझा कर लूंगा। मगर बात यह है कि अगर आप कहती है कि फॉर्मूला पता नहीं है, तब तो ये आप प्रूव कर रही है नेशनल टेलीविजन में कि हाँ हमने यूं ही वादा कर लिया। और अगर फॉर्मूला पता था तो आपने 15 वर्षों तक उस फॉर्मूला को अप्लाई क्यों नहीं किया? जो अधिक पैसे बचे वो पैसे आखिरकार गए कहां? तो ये दोनों सवाल आपको एक तरह से घेर रही है। मैं जवाब दूं इस बात का। देखिए ऐसा होता है कि जो सरकारी खजाना होता है, जो टैक्स के रूप में जनता से लिया जाता है, उस पर आपको प्रायोरिटीज फिक्स करनी होती है कि आप क्या करें। उसमें आप सब्सिडीज दें लोगों को, या आप उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर दें लोगों को, उसमें स्कूल्स बनाएं, उसमें कॉलेजेस बनाएं, सड़कें बनाएं, रोड्स, क्या क्या किया जाए, ये आपको प्रायोरिटीज फिक्स करनी पड़ती हैं। पहले जो प्रायोरिटीज थी वो ये जो मूलभूत सुविधाएं देने की थी वो जरूरी थी कि सड़कें बनती, मेट्रो बनता, पानी की जितनी ज्यादा से ज्यादा लाइनें थी वो ले की जाती, और भी दुनिया भर के कितने ही काम हुए वो करने जरूरी थे। लेकिन अब अगर महसूस ये किया जा रहा है कि जनता जो चाहती है वो ये चाहती है कि सबसे पहले हमारे बिजली के दाम ही कम किए जाए, तो ठीक है, अगर उनकी सोच ये है, अगर उनकी प्राथमिकता ये वायदा तो शीला जी हर बार करती आई, हर तीसरे दिन बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वायदे होते थे अंजलि जी कि हम बिजली के दाम कम करेंगे, भरपूर बिजली मिलेगी। लेकिन फिर भी देखिए जब भी गर्मियां आने से पहले ही लोगों को ये चिंता होने लग जाती थी कि इस बार बिजली आएगी या नहीं आएगी। वो इसलिए कि उस समय हमारी जो थी प्राथमिकताएं किसी और कार्य के लिए थी। ये तो नहीं कि खजाना कहीं जो भी था पैसा था वो कहीं और खर्च नहीं किया जा रहा था। बहुत सारा काम हुआ है, बेसिक कम्युनिटीज पर ही खर्च किया गया था। ये जितना जो प्राइवेटाइजेशन के बाद इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ले हुआ, ये बिजली की इतनी लाइनें ले की गई, और फिर कितनी वॉलेंट्री जो लोगों ने रिटायरमेंट ली, दुनिया भर की कितनी चीजें की गई, तब जाके 24 घंटे लोगों को बिजली मिली। ठीक है। और पानी की भी, मैं तो खुद जल बोर्ड में रही हूँ, उपाध्यक्ष रही हूँ, कितनी पानी की लाइनें बिछी हैं वो आप अपने से, मैं क्या कहूँ आपको, सब जानते हैं इस बात को। एक सवाल मैं दोनों बीजेपी और कांग्रेस से करूंगा, दोनों से ही, कि देखिए हमने देखी बीजेपी की सरकार भी दिल्ली में देखी, कांग्रेस की सरकार भी देखी। पूरे इसमें मैंने ये देखा कि जहां गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के बारे में बातें तो करते हैं, वायदे भी करते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। आज दिल्ली में 85% जो वर्कर है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करता है, फैक्ट्रियों के अंदर जो काम करता है, उसको मिनिमम वेज भी नहीं मिलता है। गरीब लोग दवाई के बगैर मर जाते हैं, और जिस तरीके की क्वालिटी एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूलों में मिल रही है सब लोग जानते हैं। आज मजबूर होके पेरेंट्स को प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ता है जहां शोषण हो रहा है, और उसको भी लगाम नहीं लगा पाई है दोनों के दोनों। ये क्या करेंगे? ये तो बहुत बड़े सवाल है। मैं इसी पे पहले संबित आपका पूछा गया हमसे, अग्रवाल साहब ने जो पूछा, मगर देखिए 15 वर्ष तक जिसकी सरकार रही है, 60 वर्षों से अधिक समय तक केंद्र में जिसकी सरकार रही है, मुझे लगता है पहला जवाब देने का अधिकार तो उन्हीं का है। हम तो प्रतिज्ञा कर सकते हैं कि देखिए जिस प्रकार से जिन राज्यों में, चाहे वो गुजरात हो चाहे मध्य प्रदेश हो, जिन राज्यों में हम ज्यादा समय तक रहे हैं वहां परिस्थिति अलग है, वहां परिस्थिति ऐसी नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो मैं शेयर करना चाहूंगा कि 60 लाख पॉपुलेशन दिल्ली की, लगभग 50% पॉपुलेशन जो दिल्ली की है वो अनऑथोराइज्ड कॉलोनी में रह रही है। आप अगर अनऑथोराइज्ड कॉलोनी के ऊपर ही राजनीति करते रह जाएंगे इतने वर्षों तक, उनको रेगुलराइज नहीं करेंगे, वहां मूलभूत सुविधाएं नहीं देंगे, तो आप किस प्रकार से चाहेंगे कि दिल्ली आगे बढ़े? अगर 50% जनता के पास ही मूलभूत अधिकार नहीं है तो वो आगे कैसे बढ़े? अंजलि जी आप जल्दी से रिएक्शन दे दीजिए। जी
देखिए, ये जो कह रहे थे कि जहां पर ये इन लोगों का बीजेपी का राज्य है वहां कोई परेशानी नहीं है। मैं तो गुजरात के गांवों में भी मैं जाकर मैंने देखा है और पानी की बहुत ज्यादा कमी है वहां पर। कौन कहता है कि वहां पर सारी मूलभूत सुविधाएं पहुंच गई हैं। और जहां दिल्ली की बात है, दिल्ली के लिए हम अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के लिए आप भी जानती हैं, सब लोग जानते हैं कि हम लोगों को भी उतनी बहुत ज्यादा चिंता थी और उनको रेगुलराइज करने की बात सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने ही शुरू की थी। ये बात और है कि उन्हीं जी बिल्कुल, तो उनको रेगुलराइज करने की जो है चेष्टा कांग्रेस सरकार ने ही की थी और ये कोशिश शुरू हो चुकी थी कि हर जगह पर हर अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में जो फंड्स हैं वो भी एमएलएस के लगे, सब तरह की सुविधाएं जाएं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अंजलि जी, संबित, वक्त की कमी है, मुझे सबको थैंक्स करना है, लेकिन संबित जाने से पहले एक सवाल का जवाब जो मैं आपसे जानना चाहूंगी। अब इतनी बड़ी फौज उतार दी है तो अब हम क्या माने, 70 में से कहां कितना टारगेट है अब आपका इसमें? देखिए नवजोत, ना तो नहीं, मैं अंक बताइए क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है जल्दी से। देखिए, मैं एरोगेंट नहीं होना चाहूंगा, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहूंगा। हम तो खुश तब होंगे जब 70 में से 70 सीट हमें मिलेगी। ठीक है अंजलि जी, यानी विपक्ष नहीं रखना चाहेंगे आप एक भी? विपक्ष नहीं। संबित जी, ये तो बड़ा एक अधिकारवादी सोच है फिर। अंजलि जी, 70 में से कितनी? नहीं, विपक्ष आप तो कह रही हैं हम भी उतना ही जोर लगा रहे हैं, तो फिर आप बताइए कितना प्रोजेक्ट कर रही हैं 70 में से? देखिए, मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी। मैंने जैसे कहा, हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, हम जनता का निर्णय जो भी होगा उसका आदर करेंगे। ये उन्हीं का निर्णय होगा, हम इस पे कुछ नहीं कह सकते। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए।